रात के 10:30 बजे थे। नरेन के आने का कोई अता पता नहीं था। हालांकि उसने विभा को फ़ोन कर दिया था कि उसे आने में देर हो जाएगी, सो वह खाना खाकर दरवाज़ा बंद कर सो जाए। उसका इंतज़ार न करे, चाबी उसके पास है ही। वह आकर दरवाज़ा खोलकर जो कुछ खाने को रखा है खाकर सो जाएगा। यह जानते हुए भी विभा नरेन के आने के इंतज़ार में करवटें बदल रही थी। वह देखना चाहती थी कि आखिर उसके आने में कितनी देर होती है, जबकि बेटी अंशिता सो चुकी थी। समय काटने के लिए विभा ने रेडियो पर पुराने गाने लगा दिए थे, जिन्हें सुनते सुनते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। एकाएक विभा की नींद टूटी। उसने चालू रेडियो को बंद करना चाहा कि उस गाने को सुनकर उसके हाथ रेडियो बंद करते करते रुक गए। गाने के बोल थे, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, बीच भंवर में नाव है मेरी कैसे पार लगाऊं। गाने ने जैसे मन की बात कह दी। गाने जैसी खींचातानी उसकी ज़िंदगी में भी हो रही थी। कोई काम धाम नहीं है, यह सब बहानेबाजी है, विभा ने मन ही मन कहा। दरअसल नरेन उस रेखा के चक्कर में है जिससे वह उससे एक बार मिलवा भी चुका है। विभा से वह घड़ी आज भी भुलाए नहीं भूलती। कितना जोश में आकर उसने परिचय कराया था। इनसे मिलो विभा, ये मेरे ऑफिस में ही हैं, हमारे साथ काम करने वाली रेखा। बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। और रेखा, ये है मेरी पत्नी विभा। विभा को शक हो गया था, एक पराई औरत के प्रति ऐसा खिंचाव। और तो बाद में वह उसे छोड़ने भी गया था। चाहता तो किसी बस में बिठाकर विदा भी कर सकता था, पर नहीं। गाना खत्म हुआ तो विभा ने रेडियो बंद कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। आखिरकार नींद लग ही गई। पता नहीं कितना समय हुआ कि उसने अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस किया। उसे लग गया कि यह नरेन ही है। उसने उसके हाथ को अपने पर से हटाया और नींदी में कहने लगी, सोने दो, नींद आ रही है। कहाँ थे इतनी देर से? समय से आना चाहिए था ना। क्या करूं डार्लिंग, कोशिश तो जल्दी आने की ही करता हूँ, नरेन ने विभा को अपनी ओर खींचते हुए कहा। आप रेखा से मिलकर आ रहे हैं ना? विभा ने अपने आप को छुड़ाते हुए ताना सा कसा। इतनी अच्छी तो मुझसे शादी क्यों की, कर लेते उसी से। विभा, छोड़ो बिना, यह भी कोई समय है ऐसी बातों का। आज अच्छा मूड है, आओ ना। तुम्हारा तो अच्छा मूड है, पर मेरा तो मूड नहीं है ना। चलो सो जाओ प्लीज़। विभा दूसरी ओर मुंह करके सोने की कोशिश करने लगी। तुम पत्नियां भी ना, कब समझोगी अपने पति को? नरेन ने निराश होकर कहा। पहले तुम मेरे हो जाओ। तुम्हारा ही तो हूँ बाबा। पिछले 15 सालों से तुम्हारा ही हूँ विभा। मेरा यकीन मानो तो सच बताओ, इतनी देर तक उस रेखा के साथ ही थे ना? देखो, जब तक मैं उस कंपनी में था उसके पास था। जब मैं वहाँ से जॉब छोड़कर अपनी खुद की कॉस्मेटिक की मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, तो अब वह यहाँ भी कहाँ से आ गई? मुझे तो यकीन नहीं होता। अच्छा बताओ कि तुमने नहीं कहा था कि अब जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तब तो मैं समय से आ जाया करूँगा। तुम तो अब भी ऐसे ही आ रहे हो जैसे उसी कंपनी में काम करते हो। अपना काम है ना, सेट करने में समय तो लगता ही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानो, अब सब तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगा, ठीक है? अच्छा, अब तो मान जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। तुम एक नंबर के झूठे हो। मैं कई बार तुम्हारा झूठ पकड़ चुकी हूँ, तो तुम नहीं मानोगी। जब तक मुझे पक्का यकीन नहीं हो जाता, निशा ने कहा। तो तुम्हें यकीन कैसे होगा? बस सच बोलना शुरू कर दो और समय से घर आना शुरू कर दो। अच्छी बात है, कोशिश करता हूँ। रंग में भंग पड़ता देख नरेन ने अपने कदम पीछे खींच लेने में ही भलाई समझी। वह नहीं चाहता था कि बात आगे बढ़े। वह भी करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। विभा का शक नरेन के प्रति यूं ही नहीं था। दरअसल कुछ महीने पहले की बात है। वह और विभा बच्ची अंशिता के साथ शहर के एक बड़े गार्डन में घूमने गए थे। वहाँ वह रेखा के साथ भी घूमने जाता रहा था। वहाँ से वे अपने एक परिचित भेल वाले के यहाँ नाश्ते के लिए चले गए। भेल वाले ने ही पूछ लिया था कि
आज आपके साथ वे बोबकट बालों वाली मैम जी नहीं हैं। बस यह सुनते ही विभा के तन बदन में आग लग गई थी और घर लौटकर उसने नरेन की अच्छे से खबर ली थी। नरेन ने लाख सफाई दी पर विभा नहीं मानी थी। जैसे तैसे आगे न मिलने की कसम खाकर नरेन ने अपना पिंड छुड़ाया था। विभा की बातों में सच्चाई थी, इसलिए नरेन कमज़ोर पड़ता था। नरेन रेखा के चक्कर में इस कदर पड़ा था कि वह चाह कर भी खुद को रेखा से अलग नहीं कर पा रहा था। रेखा का खूबसूरत बदन और कटार जैसे तीखे नैन, नरेन फिदा था उस पर। अब एक ही रास्ता था कि रेखा शादी कर ले और अपना घर बसा ले। पर एक तरह से रेखा यह जानते हुए कि नरेन शादीशुदा है, वह खुद को उसे सौंप चुकी थी। नरेन में उसे पता नहीं क्या नज़र आता था। यहाँ तक कि जब विभा गांव में कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ जाती तो रेखा नरेन के यहाँ आ जाती और फिर दोनों मज़े करते। पर विभा को किसी तरह इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए उसने अब माँ के यहाँ भी जाना कम कर दिया था। विभा संबंधों की असलियत को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि जहाँ एक और वह माँ बनने के बाद नरेन से प्यार में कम दिलचस्पी लेती थी या लेती ही नहीं थी, वहीं दूसरी ओर नरेन अब भी विभा से पहले वाले प्यार की उम्मीद रखता था। उसकी तो इच्छा होती थी कि हर रात सुहागरात हो, पर जब विभा से उसकी मांग पूरी नहीं होती तो वह रेखा की तरफ मुड़ जाता था। इस तरह नरेन का रेखा से जुड़ाव एक मजबूरी था जिसे विभा समझ नहीं पा रही थी। विभा ने रेखा वाली सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी थी। अगर वह नरेन के रेखा से प्रेम संबंध वाली बात अपनी माँ या बाबूजी को बताती तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता। तो वह नहीं चाहती थी कि विभा के सामने यह जो रेखा वाली उलझन है वह इसे खुद ही सुलझा लेना चाहती थी। 2 बच्चों में से एक बच्चा यानी अंशिता से बड़ा लड़का अर्पित तो अपने ननिहाल में पढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पैसे की समस्या है। अभी मकान हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर बच्चों का कैरियर, उनकी शादी का काम आ पड़ेगा। ऐसे में खुद का मकान तो होने से रहा। नरेन के प्यार के इस तेज बहाव को लेकर विभा एक बार डॉक्टर से मिलने की कोशिश भी कर चुकी थी कि प्यार में अति का भूत उस पर से किसी तरह उतरे। ऐसा होने पर वह रेखा से भी दूर हो जाएगा। उसने यह भी जानने की कोशिश की कि कहीं वह कुछ करता तो नहीं है, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। अब वह अंशिता को ज़्यादातर अपने आस पास ही रखती थी ताकि नरेन को भूल कर भी एकांत न मिले। अगले दिन नरेन ने काम पर जाते हुए विभा के हाथ में 200 रुपये रखे और मुस्कुराते हुए उसकी कलाई सहलाई। विभा ने आंखें तरेरी। नरेन सहमते हुए बोला, जानू आज साप्ताहिक होठ है, सब्जी के लिए पैसे दे रहा हूँ, भूलना मत वरना फिर रोज आलू खाने पड़ेंगे। कहते हुए टीवी देख रही अंशिता को प्यार से अपने पास बुलाते हुए उससे शाम को आइसक्रीम खिलाने का वादा करते हुए अपने बैग को थामते हुए बाहर निकल गया। विभा दरवाज़ा बंद कर अपने काम में जुट गई। उसे तो याद ही नहीं था कि सचमुच आज जो होट का दिन है और उसे हफ्ते भर की सब्जी भी लानी है। वह अंशिता की मदद लेकर फटाफट काम पूरा करने में जुट गई। काम काज खत्म कर अंशिता को पढ़ाई की हिदायत देकर बड़ा सा झोला उठाए विभा दरवाज़ा लॉक कर बाजार की ओर निकल गई। उसे अंशिता के चलते घर जल्दी लौटने की फिक्र थी। अभी विभा कुछ सब्जियां ही ले रही थी कि और एक सब्जी का मोल भाव कर रही थी कि किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। विभा पलटी तो एक अजनबी औरत को देखकर अचरज करने लगी थी। तुम विभा ही हो ना? उस अजनबी औरत ने विभा को हैरानी में देखा तो पूछा, जी, पर आप कौन हैं? अरे तारा दीदी, आप दरअसल आपको जूड़े में देखा तो झटपट विभा ने तारा टीचर के पैर छू लिए। सही पहचाना तुमने। कितनी कमज़ोर थी तुम पढ़ने में जब तुम मेरे घर ट्यूशन लेने आती थी, इसी से तुम मुझे याद हो, वरना एक टीचर के पास से कितने स्टूडेंट पढ़कर निकलते हैं, कितनों को याद रख पाते हैं हम लोग। आशीर्वाद देते हुए तारा दीदी ने कहा, मेरा घर यहाँ नज़दीक ही है, आइए ना, घर चलिए। विभा ने कहा, नहीं नहीं, फिर कभी, अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ और पास की कॉलोनी में रहती हूँ। लो, यह है मेरा विजिटिंग कार्ड,
घर आना, खूब बातें करेंगे। अभी इस वक्त थोड़ा जल्दी है, वरना रुकती। अच्छा चलती हूँ विभा। विभा ने कार्ड पर लिखा पता पढ़ा और अपने पर्स में रखकर सब्जी के लिए आगे बढ़ गई। विभा ने तय किया कि वह अगले दिन तारा दीदी से मिलने उनके घर ज़रूर जाएगी। उसे लगा कि तारा दीदी उसकी उलझन को सुलझाने में मदद कर सकती है। अगले दिन सारा काम निपटा कर वह अंशिता को पड़ोस में रहने वाली उसकी हमउम्र सहेली के पास छोड़कर तारा दीदी के घर की ओर चल पड़ी। उसे घर ढूंढने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उसने डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा खोलने वाली तारा दीदी ही थी। आओ विभा, कहकर अपने हाथ अंदर ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया। सब कुछ करी ने सजा हुआ था। शरबत वगैरह पीने के बाद तारा दीदी ने विभा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, कहो क्या बात है विभा, सब कुछ ठीक ठाक है ना? जिंदगी किस तरह चल रही है? तुम्हारे मिस्टर, तुम्हारे बच्चे? विभा फिर जो शुरू हुई तो बोलती चली गई। तारा दीदी बड़े गौर से सारी बातें सुन रही थी। उन्हें लगा कि विभा की मुश्किल हल करने में अभी भी एक टीचर की ज़रूरत है। स्कूल में विभा सवाल लेकर जाती थी। आज वह अपनी उलझन लेकर आई है। अपनी उलझन बता देने से विभा काफ़ी हल्का महसूस हो रही थी, जैसे कोई सिर पर से बोझ उतर गया हो। तारा दीदी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। अपना यह सब्र बनाए रखना। ऐसी कोई गलत कदम मत उठाना जिससे घर बर्बाद हो जाए। आखिर ये 2 बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। तो बताओ ना दीदी, मुझे क्या करना चाहिए? विभा ने पूछा। देखो विभा, समस्या होती तो छोटी है, केवल हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है। एक तो तुम अपनी तरफ से किसी तरह से नरेन की अनदेखी मत करो, उसे सहयोग करो। आखिर तुम बीवी हो उसकी। अगर वह तुमसे प्यार चाहता है तो उसे दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रहा सवाल रेखा का, तो इतना समझ लो, इस मामले में जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। मैं अब आपके भरोसे हूँ दीदी। अच्छा चलती हूँ, क्योंकि घर पर अंशिता अकेली है। बिल्कुल जाओ, अपना फ़र्ज, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाओ। विभा अब ठीक थी। उसे लगा नरेन पर से अब रेखा का साया उठ जाएगा और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली छा जाएगी। शाम को जब नरेन घर लौटा तो उनके साथ एक साहब भी थे। नरेन ने विभा से उनका परिचय कराया और बताया, आज जब मैं एक बड़े मॉल में मार्केटिंग के काम से गया था तो एक शॉप पर इनसे मुलाकात हो गई। दरअसल इनका बड़ोदरा में कॉस्मेटिक का कारोबार है और इन्हें वहाँ एक मैनेजर की सख्त ज़रूरत है। जब इन्होंने उस दुकानदार से मेरी बातचीत का लहजा और स्टाइल देखी तो ये बहुत प्रभावित हुए। मुझसे मेरा सारा जॉब एक्सपीरियंस सुना, मेरी लाइफ के बारे में जाना और कहने लगे कि तुम में मुझे मैनेजर की सारी खूबियाँ दिखती हैं। मैं तुम्हें अपने यहाँ मैनेजर की पोस्ट का ऑफ़र देता हूँ। अच्छी तनख्वाह, फ्लैट, गाड़ी, सब सहूलियत मिलेंगी। मैंने इनसे कहा कि अपनी पत्नी से बात किए बिना मैं कोई फ़ैसला नहीं ले सकता, इसलिए इन्हें यहाँ ले आया हूँ। क्या कहती हो? क्या मैं इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? पहले तुम कुछ दिनों के लिए वहाँ जाकर सारा कामकाज देख लो, समझ लो, अच्छा लगे तो स्वीकार कर लो। विभा ने खुश होते हुए कहा। विभा को यह अच्छा लगा कि नरेन कितना आदर करते हैं उसका। आज पहली बार उसे लगा कि वह अब तक नरेन से बुरा बर्ताव करती रही है, वह भी सिर्फ एक रेखा के पीछे, और यह उलझन भी अब उसे सुलझती नजर आ रही थी। नरेन बड़ोदरा की ओर निकल पड़ा था। रोज रात को विभा से बात करने का नियम था उसका। विभा भी बातचीत में पूरी दिलचस्पी लेती। प्रतिदिन के कामकाज के बारे में, मालिक के बर्ताव के बारे में वह सब कुछ बताता। नए मिलने वाले फ्लैट जो वह देख भी आया था के बारे में बताया और कहा कि आप बड़ोदरा शिफ्ट होने में फ़ायदा ही है। विभा ने झटपट तारा दीदी के घर की ओर रुख किया। उन्हें नरेन के बड़ोदरा की जॉब और वहीं शिफ्ट होने के बारे में बताया। तारा दीदी के मुंह से निकला, तब तो तुम्हारी सारी उलझनें अपने आप ही सुलझ रही हैं विभा। जब तुम लोग शहर ही बदल रहे हो तो रेखा इतनी दूर तो वहाँ आने से रही।
सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि विभा का इस पहल की ओर ध्यान ही नहीं गया। तारा दीदी की इस बात में दम था। एक तीर से दो शिकार हो रहे थे। अब इसके पहले कि रेखा के पीछे नरेन का मन पलट जाए, उसने बड़ोदरा जाना ही सही समझा। रात को नरेन का फ़ोन आया तो उसने झटपट यह काम करने को कहा। अभी छुट्टियां भी चल रही हैं, नए सेशन में बच्चों के एडमिशन में भी दिक्कत नहीं होगी। लगे हाथ अर्पित को भी माँ के यहाँ से बुला लेंगे। अब वह उसके पास ही रहकर आगे की पढ़ाई लिखाई करेगा। आनन फानन यह काम कर लिया जाने लगा। पूरी गृहस्थी के साथ नरेन ने शिफ्ट कर लिया। विभा नए शहर में नया घर देखकर अवाक थी। ऐसे ही घर का तो उसने कभी सपना देखा था। दोनों ही बच्चे तो यह सब देखकर चहक उठे। नरेन में शुरू में उदासी ज़रूर नजर आई। विभा समझ गई थी कि ऐसा क्यों है, पर उसने अब अपना प्यार नरेन पर उड़ेलना शुरू कर दिया था। एक शाम जब नरेन काम से घर लौटा तो बुझा बुझा सा था। यह कामकाज की वजह से नहीं हो सकता था। उसे कुछ खटका हुआ जिसे उसने जाहिर नहीं होने दिया। बालों में उंगलियां घुमाते हुए विभा ने बस इतना ही कहा, क्यों ना एक एक कप कॉफ़ी हो जाए। नरेन ने हामी भरी। विभा कुछ सोचते हुए किचन में दाखिल हो गई। अगले ही दिन दोपहर में कामकाज से फुर्सत पाते ही उसने तारा दीदी को फ़ोन घुमा दिया। तब तारा दीदी ने उसे यह सूचना सुनाई कि रेखा की शादी हो गई है। सुनकर विभा उछल पड़ी। थैंक यू, बस इतना ही कह पाई विभा और फ़ोन बंद कर बिस्तर पर बिछ गई। अब उसे नरेन के बुझे चेहरे की वजह भी समझ में आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक भी हो गया था। गृहस्थी की गाड़ी बिना रुकावट एक बार फिर पटरी पर सरपट दौड़ने के लिए तैयार थी।